ईटी नाउ स्वदेश पे मार्केट महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं हिरेन वेद एल्केमी के। हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के स्टूडियोज में आने का। बहुत ही अमेजिंग समय पे आए हैं। इससे बाजार के बारे में लोगों की क्यूरोसिटी बहुत पीक पे है। अर्निंग सीजन का 50% हो चुका है, सामने इलेक्शन खड़े हैं। पहले मैं एक इलेक्शन की बात करता हूँ, ये बात कैविएट डालते हुए कि लॉन्ग टर्म में शायद इलेक्शन इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए इशू नहीं है, वो शॉर्ट टर्म इशू रहता है और शॉर्ट माइंड ऑफ द मार्केट के भी, कि क्योंकि हमारे पास दो बैक टू बैक टर्म्स हैं इस करंट गवर्नमेंट के जिन्होंने औसतन ऑन एवरेज बहुत बढ़िया काम किया है, तो बाजार को पसंद करता है इस लीडरशिप को। तो ये व्यू है कि साहब ये लीडरशिप कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, तो क्या किस फॉर्म में करेगी, और अगर कर जाती है जो कि बाजार का मानना है अभी तक, तो क्या रिफॉर्म का प्रोसेस जिसके बल पे कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे अच्छे सेक्टर्स चल रहे हैं, क्या वो मोमेंटम जारी रहेगा? तो क्या बाजार का ये बातें उसके माइंड पे जो है क्या सही है आपके हिसाब से? देखिए, ये एक बहुत स्वाभाविक है कि लोगों को इलेक्शन के आसपास थोड़ा सा डर लगता है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल होता है। और फिर क्या है कि कोई एक डेटा पॉइंट को लेके लोग डरा देते हैं। जैसे इस इलेक्शन में सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है कि वोटर टर्नआउट कम है। हाँ। तो अब उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करें? इसका ये मतलब हुआ कि इनको सीटें, जो एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन है उनको सीटें कम मिलेंगी। तो ये डर बहुत स्वाभाविक है। अब देखिए, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। और ये भी आपका कहना सही है कि इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली सेंटिमेंट खराब हो सकता है। अगर बाजार जो समझती है कि कंटिन्यूटी होगी, वो किसी भी वजह से अगर ना हुई, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी भी कम हो, लेकिन वो दिमाग में तो एक बार आता है सबके, तो एक झटका आ सकता है। परंतु अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स की कहानी होती है, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। और देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि एक बार एक पॉलिसी मोमेंटम जब आ जाता है इकोनॉमी में, उसको रिवर्स करना इतना इजी नहीं है। इलेक्शन में खड़े होकर भाषण देना इजी है, जब आप सीट पे बैठ के जब कंट्री चलाते हो तो किसी भी चीज को रिवर्स करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके इतने लिंकेजेस होते हैं कि वो रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अभी बता रहा था कि अगर आप 2002 से लेके 2007-8 की रैली देखें, तो वो रैली थी कैपेक्स ड्रिवन, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन, पावर, मेटल्स, रियल एस्टेट। जबकि हालांकि 2004 में बीजेपी की सरकार हार गई थी, जो एक शॉक था मार्केट के लिए, और फिर यूपीए की सरकार आई, तो क्या सेक्टोरल लीडरशिप बदल गई? नहीं बदली। बिल्कुल। उसके बाद तो 2 यूपीए 1, यूपीए 2 आया, लेकिन सेक्टर लीडरशिप तो वही रहा, क्योंकि मोमेंटम बन चुका था। यस। ओके। और क्या आपको लगता है कि कोई भी हाइपोथेटिकली कोई नई सरकार आई तो वो बोलेगी कि नहीं नहीं, मैं तो रोड नहीं बनाऊंगा? वो भी फोर्स्ड होंगे क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब किसी का थोड़ा सा ट्वीक होता है, थोड़ा सा ट्वीक हो सकता है। आप एक्स के बदले कोई वाई नाम दे दो, कुछ थोड़ा सा यहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा कर दो, वहाँ प्रायोरिटी कम करो, वो सब हो सकता है। और आज के दिन उसका हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे उसका स्ट्रेस लेना उचित नहीं है। जब अगर कुछ चेंज भी हुआ तो आप अडेप्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है। ये तो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है। लेकिन अभी से डर डर के कि मैं ये बेच दूं, वो ले लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, उसका कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया सवाल दिया। चलिए आगे आते हैं। 50% अर्निंग सीजन हो चुका है जी। आप तो खुद बहुत हैंड्स ऑन फंड मैनेजर हैं। अभी आपका जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं आपकी, हम आएंगे उस पर बात करेंगे, उनके कमेंट्री से क्या व्यू बन रहा है? आपके जो 2-3 पोर्टफोलियोज हैं मेन, अभी आपने एक नया पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया, उनकी अर्निंग्स क्वालिटी कैसी बैठ रही है? बहुत ही बढ़िया है। मतलब अगर आप देखो
मैन्युफैक्चरिंग में, पावर रिलेटेड है, रियल एस्टेट, ये जो सारे सेक्टर जहाँ पे लीडरशिप है, मैन्युफैक्चरिंग है, बाय एंड लार्ज रिजल्ट्स आर इन लाइन और बेटर। ये हो सकता है कि कहीं पे जहाँ प्राइवेट केपेक्स या गवर्नमेंट केपेक्स हो, वो ये बता रहे हैं कि शायद एक आध 2 क्वार्टर बिकॉज ऑफ इलेक्शन स्लो डाउन होगा, लेकिन सेकंड हाफ में पिकअप हो जाएगा। बट बाय एंड लार्ज कमेंट्री तो बहुत ही पॉजिटिव रही है। राइट हिरेन, एक ये पावर सेक्टर में जनरेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं। मुझे तो याद है, बिकॉज मैं यूपी से हूँ, कि वहाँ पे कई हिस्सों में तो बिजली का बिल पे देने की वो भी नहीं थी। मतलब टीएनडी लॉसेस इतने बढ़ गए थे, कई स्टेट्स में लाखों करोड़ के चले गए थे, फिर वो रिफॉर्म हुए। उसके बाद हमने देखा कि कैपेक्स होना शुरू हो गया, नई जनरेशन लाइंस, वायर्स एंड केबल, ट्रांसफार्मर्स, ये आपने अपने कुछ पोर्टफोलियो में कैप्चर भी किया है। लोगों का ये व्यू आ रहा है कि वो हिस्सा कई लोगों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे आपके फंड के लिए। बट यहाँ से रनवे जो है पावर चेन में, आप सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ देखते हैं? जनरेटर्स में, वो भी थर्मल या अभी न्यू एज जनरेटर्स, या आप ट्रांसफार्मर्स, कैपिटल गुड्स, या वायर्स एंड केबल्स, ये पूरी जो वैल्यू चेन पावर की बनी है, पावर रिफॉर्म्स के ट्रिगर होके, आपको वहाँ पे क्या दिखता है? देखिए, एक विद इन पावर आप थर्मल से जनरेट करें या रिन्यूएबल से जनरेट करें, आपको ट्रांसमिशन तो करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफार्मर तो लगाना पड़ेगा, आपको केबल्स तो लगाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सोलर से आया तो अलग कुछ, सही बात है। हवा से जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, वो तो केबल। तो मुझे लगता है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो केपेक्स वैल्यू चेन है, वहाँ पे तो तेजी होनी है। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से लेके अगले 4-5 साल थर्मल कैपेसिटी भी डालनी पड़ेगी। हालांकि ये जो बोलते हैं कि रिन्यूएबल्स पे ज़्यादा अपना फोकस है, बट रिन्यूएबल का एक चैलेंज ये है कि वो पीक पावर की कैपेसिटी या जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर सकता, अनलेस कि आप इनफ बैटरी स्टोरेज डाल सको। अगर आप, क्योंकि धूप आता है दिन, तो आप पावर जनरेट करते हो, अगर आप उसको स्टोर कर सकते हो तो फिर आप शाम को और रात को वो यूज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगले कई साल रिन्यूएबल और थर्मल दोनों ही चलेंगे। ओके, इनफैक्ट आपके पास कुछ ऐसी कंपनी है पोर्टफोलियो जिसमें लेगेसी पावर के भी एसेट्स हैं और रिन्यूएबल में भी काम कर रही हैं, ऐसे कुछ ब्लेंडेड कंपनीज भी हैं? क्योंकि आज हर एक कंपनी जो थर्मल थी वो ही रिन्यूएबल में इन्वेस्ट कर रही है। एनटीपीसी के पास थर्मल था, वो भी रिन्यूएबल डाल रहा है। टाटा पावर के पास थर्मल और हाइड्रो था, वो भी रिन्यूएबल कर रहा है। जेएसडब्ल्यू के पास थर्मल है, वो भी रिन्यूएबल कर रहा है। तो आज वो एक चॉइस नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस बनना है तो आपको 24/7 स्टेबल पावर चाहिए, और वो स्टेबल पावर के लिए आप बिना थर्मल इन द मिक्स नहीं चला सकते सिर्फ रिन्यूएबल पे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि एक तो जनरेटर्स और थोड़े ट्रांसफार्मर्स और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके प्लेस, जो हाई टेंशन जो पावर ग्रिड कैपेक्स करती है, उसके जो बेनिफिशियरी हैं, उनमें थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो रखना चाहिए, उनमें ध्यान रखना चाहिए।